हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं? देखिए, नाम से पता लग रहा है एंटी फंगल, जो फंगल इन्फेक्शन को क्योर करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अगर फंगल इन्फेक्शन की, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन होता है आपका, वो 4 तरीके से फैलता है, ठीक है। मोस्टली पहला हो गया आपका यीस्ट, सेकेंड है आपका मोल्ड, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रस्ट, जंग जिसे बोलते हैं, जंग लगना, और लास्ट है आपका मशरूम्स। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बाकी, ठीक है। अब इसमें जो ये दो हैं, रस्ट और मशरूम, इसमें ह्यूमंस को फैलने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर रस्ट हमारे, मान लो कोई चाकू है, नाइफ है, उसमें रस्ट लगा हुआ है जिससे हमारा हाथ हल्का सा कट गया, तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मशरूम्स भाई जो मशरूम हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड में, अपने खाने में, तो उसमें तो वो तो ऑलरेडी जो है नॉन पॉइजनस होते हैं, वो मशरूम से फैलने का कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम पे जब हम जंगलों में रहा करते थे, उस समय देयर विल बी अ चांस कि मशरूम से हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अब बचा आपका यीस्ट और मोल्ड, ठीक है। तो ये दो जो है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें? आपके एंटी फंगल एक्टिव, मतलब फंगल इन्फेक्शन को फैलने में। और इनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम एजेंट्स देते हैं उनको हम एंटी फंगल एजेंट्स कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं, हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। 5 टाइप के होते हैं: पॉलीइंस, एजोल्स, एलाइलामीन्स, ठीक है, इकाइनोकैंडिन्स और पायरिमिडीन एनालॉग्स, ठीक है। ये 5 तरह के होते हैं आपका जो है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीइंस के बारे में। देखिए, पॉलीइंस क्या होते हैं, ये तो हम जब आगे पढ़ेंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ एक साथ। ये सब लोग, ये सब एजेंट्स क्लासिफिकेशन में जितने भी एजेंट हैं, ये सब जो है टारगेट करते हैं सिर्फ एक चीज़ को, उसका नाम है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल, ठीक है। एर्गोस्टेरॉल क्या है? आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा। ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है, ये लोगों ने फैलाई हैं। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, वो क्या है, हाँ, जो हम डाइट से लेते हैं वो हम सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। बाकी 80% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। बॉडी में भी जो लीवर होता है वो खुद जनरेट करता है। हाँ, जो हमसे डॉक्टर बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करता है, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसमें होते हैं LDL हो गया, VLDL हो गया, ठीक है, ये नुकसान करते हैं, ठीक है। हाँ, HDL, ये सब जो है ये बॉडी के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल के बिना, अब टेस्टोस्टेरोन आप देखिए, बेसिक मॉइटी है टेस्टोस्टेरोन का, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी बेसिक जो मॉइटी है वो कोलेस्ट्रॉल की है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इन ह्यूमन बॉडी। नाउ जो आपका फंगल इन्फेक्शन, जो फंगस है आपका, ठीक है, और उसमें जो मेन उसका जो सेल है वो मेन चलता है एर्गोस्टेरॉल से। क्योंकि एर्गोस्टेरॉल क्या करता है आपका, ये जो है सेल वॉल, जो फंगस की सेल वॉल होती है, उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो एर्गोस्टेरॉल को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सेल वॉल नहीं बन पाएगी, और जिससे अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसमें, जैसे एम्फोटेरिसिन है, नाइस्टेटिन है, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को हम जो है ऐसे देख रहे हैं कि नज़र, जैसे अब ये एजोल है, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये आपने सुने भी होंगे इनके नाम, कभी शायद आपने यूज़ भी किया हो। तो इस तरह से इसकी जो है टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये पायरिमिडीन एनालॉग है, इसमें जो बेसिक मॉइटी है वो पायरिमिडीन की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इसमें आपका सबसे पहले है एम्फोटेरिसिन बी। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे आपके सिलेबस में जो है, जिन मेडिसिन में, जिन ड्रग में स्टार मार्क लगा हुआ है, हमको उसका क्या क्या पढ़ना है, हमको उसका SAR पढ़ना है, हमको उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, हमको उसकी सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है, सिंथेसिस पढ़नी है,
और हमको उसके यूजेस पढ़ने हैं। क्लियर है इतना? आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ। और जिसमें स्टार मार्क नहीं है, जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है। पहला उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेकेंड उसका यूज। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ये यूज लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, दो चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें स्टार मार्किंग नहीं है, ठीक है। जिसमें स्टार मार्क होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एम्फोटेरिज्म बी का वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी आप एक नज़र इस पर मार लीजिएगा। उसके बाद है नाइस्टेटिन है आपका, ये भी स्टार मार्क है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है आप बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स में इनके स्ट्रक्चर गलत दिए हुए हैं। मैंने तो ये फोए जो बुक है उससे बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है नेटामाइसिन है आपका, ग्रिजियोफुल्विन है आपका, ठीक है, क्लोट्रिमाजोल है आपका, इसका पाउडर आता है क्लोट्रिमाजोल का, फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको हम, ठीक है। फिर है आपका इकोनाजोल है, ब्यूटाकोनाजोल है, ये सब एजोल फैमिली के हैं, ठीक है। ऑक्सीकोनाजोल है, ट्यूकोनाजोल है, और नेक्स्ट है आपका मेट्रोनिडाजोल। ये जो मेट्रोनिडाजोल है इसमें ज़रूर यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब मेट्रोनिडाजोल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मेट्रोनिडाजोल क्या करता है? देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल बाइंड्स टू लेनोस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज। ये एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम का नाम है। ये क्या है आपका? एंजाइम। जिसमें भी एज लगा होता है वो सब एंजाइम होते हैं। विच इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ लेनोस्टेरॉल इनटू एर्गोस्टेरॉल। अब मेन इसमें जो है कहानी, स्टोरी, वो ये है कि हमारे पास ये जो लेनोस्टेरॉल है आपका, मैं एल करके दिखा देता हूँ, समझ जाइएगा। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है आपको, इसको अगर मैं इस तरह से ना बना के थोड़ा इस तरह से बनाऊं कि लेनोस्टेरॉल कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरॉल में। कौन कन्वर्ट करता है? ये एंजाइम। और एर्गोस्टेरॉल क्या करता है? आगे फर्दर क्या करता है? सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल वॉल, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है? मेट्रोनिडाजोल को क्या करना है? कहाँ है मेट्रोनिडाजोल? सॉरी, ये मेट्रोनिडाजोल नहीं है, माइकोनाजोल है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, सॉरी उसके लिए। ये माइकोनाजोल है, मेट्रोनिडाजोल नहीं है, ठीक है। तो माइकोनाजोल क्या करता है आपका? ये सबसे पहले जो है यहाँ जाके इसको इनहिबिट कर देता है, इस एंजाइम को। जैसे ही ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा वैसे ही जो है आपका जो लेनोस्टेरॉल है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एर्गोस्टेरॉल में और सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी, जिससे जो है सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम माइकोनाजोल का जो है पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोले तो SAR पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब SAR में क्या है आपका? मेन दो तीन चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है आपका इमिडाजोल। मैंने अलग से भी बना रखा है। इसमें जो H है यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पूरा ग्रुप लगाया हुआ है। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो इमिडाजोल रिंग है, दूसरा ये कंपाउंड है जिसमें आपका फिनाइल रिंग पे जो है, ये बेंजीन पे जो है क्लोरीन ग्रुप है, और ये ईथर ग्रुप लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर ग्रुप लगा रखा है, सॉरी। ये तीन चीज़ें हैं आपका। अब इसमें क्या है? तीनों अलग अलग काम करते हैं। ये तो कोर स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? कोर स्ट्रक्चर है, इसके बिना एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा ये क्या करता है? लिपोफिलिसिटी बढ़ाता है, लिपोफिलिसिटी, ठीक है, लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। और उसके बाद जो है आपका ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है? जो आपका एंजाइम है उसके साथ बाइंडिंग को बढ़ाता है, एंजाइम बाइंडिंग। क्योंकि भैया एंजाइम, ये माइकोनाजोल जाके एंजाइम से बाइंड हो गया और फिर अलग हो गया, तो फिर एक्शन नहीं देगा। हमको क्या करना है? ये माइकोनाजोल एंजाइम के पास जाए और बाइंड रहे। बाइंड करने की वजह से क्या करेगा? ये अपना एक्शन शो करेगा, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। 3 स्टेप में इसकी सिंथेसिस होगी। सबसे फर्स्ट 2,4 डाइक्लोरो एसिटोफिनोन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करी जाएगी और HBr निकलेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक Br निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा? CH2, और यहाँ क्या बचा? Br, तो CH2Br अटैच हो गया, ठीक है। 2,4 डाइक्लोरो फिनाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा।
फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो अभी 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल ब्रोमाइड है उसके रिएक्शन हम इमिडाजोल के साथ करेंगे और सिंपल जो है HBr बाहर निकल जाएगा और 1,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोल हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट उसमें जो ये 1,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 2 इमिडाजोल है इसका हम रिडक्शन कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा H2, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2H हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन हम 1-क्लोरोमिथाइल 2,4 डाइक्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे और HCl रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपका Cl निकलेगा, ठीक है। और हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा सिंपल सा माइकोनाजोल। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल में स्टार मार्क नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको सिंथेसिस पता लग जाए। ये है आपका टैकोनाजोल, ठीक है, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, हाँ ठीक है। ये है आपका नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें जो HCl लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है ताकि हम इसकी सॉल्युबिलिटी को, ओरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकें, ठीक है। फिर है आपका टोलनेफ्टेट। अब ये जो टोलनेफ्टेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है। इसकी अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो ये बाइंड करता है इसके साथ स्क्वेलिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ जो एर्गोस्टेरॉल के प्रोडक्शन को कम करता है। जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा था आपका माइकोनाजोल की बात कर रहे थे हम, तो माइकोनाजोल में यहाँ पर ये जो एंजाइम था ये क्या था आपका लेनेस्टेरॉल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम था, लेकिन वहाँ पर क्या है स्क्वालिन ऑक्सीडेज एंजाइम है। बाकी काम सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर स्क्वालिन ऑक्सीडेज एंजाइम को वो क्या करता है आपका काम वही करता है, ये क्या करता है आपका एर्गोस्टेरॉल बनने नहीं दे रहा है, एर्गोस्टेरॉल प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। मतलब मेन टारगेट क्या है? एर्गोस्टेरॉल, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इसके SAR के बारे में। SAR में सबसे पहला जो है आपका नेप्थलीन रिंग, ये वाली जो रिंग है ये नेप्थलीन रिंग है, ये इसका कोर वो है आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ये वाला जो थायो ग्रुप है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या किसी से भी तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा रखने हैं इंपॉर्टेंट। और एक तीसरा है आपका मिथाइल ग्रुप जो इसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी तो आपका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल वॉल है वो लिपिड के बने होते हैं, तो लिपोफिलिसिटी मतलब लिपिड सॉल्युबल अगर वो होगा तो वो क्या करेगा इजीली सेल के अंदर जाके जो है पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा। और लास्ट में है इसकी छोटी सी सिंथेसिस, नेप्थॉल की रिएक्शन हम थायोफॉस्जीन से करेंगे। सिंपली हमारा HCl निकल जाएगा, यहाँ से HCl निकल गया तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर S और Cl आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन हम N-मिथाइल-3-टोल्यूडीन के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? HCl रिमूव करना है हमें यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कहाँ से कैसे HCl निकल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा, HCl निकल गया और हमारे पास टोलनेफ्टेट जो है कंपाउंड आ गया है। तो इसी के साथ आपका एंटी फंगल एजेंट मेरी तरफ से ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।